ये रिश्ता कैसा भाग टू। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अपने जवान बेटे की मौत का कोई गम है। अगर होता तो वह मुझे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर नहीं करती। मेरे पति के देहांत के बाद मेरे माता पिता मुझे लेने आए तो मेरी सास ने कहा कि अब यह हमारी बेटी है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं अपने माता पिता के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे यहाँ रोक कर रखा था। मैं यह शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद ही मेरी सास ने मेरी शादी करवा दी। मेरे शादी वाले दिन लोग तरह तरह के बातें बना रहे थे। कह रहे थे कि पति की मौत को अभी कुछ दिन ही की हुए हैं और इसको देखो कैसे बेशर्म की तरह दुल्हन बन बैठी है। लेकिन उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैं तो खुद पत्थर की मूरत बनी वहाँ बैठी थी। रात को मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में छोड़कर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब मेरा पति मेरे कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं, मेरा ससुर था। मैं चीखते हुए बेड से उतरी तो तभी मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि तुम डरो मत। डर क्यों रही हो? तुम्हारी दूसरी शादी मुझसे ही हुई है और अब से मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मेरे पहले पति ने मुझे उस तस्वीर को दिखाई थी, लेकिन मैंने वह फ़ोटो ज़्यादा गौर से नहीं देखी थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन आज भी उस असलियत में अपने सामने देखकर मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने ससुर से कहा, मैंने आपसे मजबूरी में शादी की है। आप मेरे पति के पिता हैं। मैं आपके साथ ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। मैं हमेशा से आपके पिता समझा है। कमरे में शोर सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी कि ज़्यादा हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम ही उनकी पत्नी हो और वैसे भी संदीप हमारा सगा बेटा नहीं था। हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी, इसलिए हमने उसको गोद लिया था और यह बात संदीप भी जानता था कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है। इसलिए उसने मुझे यह हक दिया था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहूँ करा दूँ। इसलिए मैंने नहीं तुम्हारी शादी अपने पति से करवा दी, ताकि तुम हमेशा इस घर में रहो। संदीप नहीं चाहता था कि
तुम कभी भी ये घर छोड़कर जाओ। उसकी आखिरी इच्छा यही थी। मुझे अपनी सास की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर संदीप ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी सास कहने लगी, मैं संदीप से बहुत मोहब्बत करती थी। उसे अपना बेटा ही मानती थी, इसलिए मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति की शादी तुमसे करवा दी। तुम्हें तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि मैं तुम्हारी खातिर अपने पति को छोड़ दिया। उल्टा तुम हम पर ही चढ़ रही हो। मैंने कहा, आप दोनों मेरे कमरे से जाइए। वह दोनों नाराज़ होते हुए मेरे कमरे से बाहर चले गए और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई। जो राज आज मेरे सामने खुले थे, उन्होंने तो मेरी जान निकाल दी थी। मुझे संदीप ने कभी यह बात नहीं बताई कि यह उसके सगे माता पिता नहीं हैं। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। अब मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूँगी पता नहीं। यह सब कुछ सोचकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने संदीप की फ़ोटो उठाई और उस सवाल करने लगी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने मुझे अपने प्यार की कसम क्यों दी कि मैं दूसरी शादी कर लूं, वह भी उसके ही पिता से। मैं उनको अपने ससुर और बाप मानती थी। आज वह मेरे सामने मेरे पति की शक्ल में खड़े थे। मैं ये सब अपने सपनों में भी नहीं सोची थी। सारी रात यही सब कुछ सोचती रही। नींद तो मेरी आँखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह हुई तो एक नौकरानी मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। मुझसे कहने लगी कि बड़ी मैडम ने कहा है कि आप नाश्ता कर लें। मैंने उनसे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना। मेरा दिल नहीं चाहता है। मेरे मना कर रहा था कि मैं इसे घर से बाहर दूर चली जाऊं। मैंने सोचा कि यदि वापिस चली जाती हूँ, मेरा कुछ दिल बहल जाएगा। वैसे भी रात में मेरे ऊपर तो जो पहाड़ टूटे थे, उसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। मैं वापिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया और मुझसे कहने लगा, आज तुम वापिस नहीं जाओगी, घर में ही रहोगी। मैं उनसे पूछा कि क्यों नहीं जाऊंगी। उसने कहा कि आज के बाद तुम वापिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर में रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वापिस से मैं जैसा
कहता हूँ, आज से मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही तुम्हें करना होगा। ऑफिस के सारे काम मैं खुद देख लूँगा। तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने गुस्से में उसे देखते हुए कहा कि मैं ज़रूर ऑफिस जाऊंगी। उसने मुझसे कहा, ठीक है, तुम ऑफिस जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहूँगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निगल गई। फिर वह मुझसे कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो मैं यहाँ इस कमरे में तुम्हारे साथ नहीं रहूँ तो तुम मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं उसकी अब बात सुनकर डर गई और सोचने लगी, कहीं ये सच में ही मेरे साथ मेरे कमरे में रहने न आ जाए। मेरा तो उसके साथ एक पल गुजारना भी मुश्किल हो रहा था। मैं उसे अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं चुप रही और मैं ऑफिस जाना बंद कर दिया। अपने ससुराल वालों का बर्ताव देखकर मुझे अब समझ में आने लगा कि मेरी दूसरी शादी मेरे ससुर ने क्यों करवाई है। संदीप ने अपनी मौत से पहले यह घर और अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अगर संदीप की मौत के बाद मैं यहाँ से चली जाती और किसी और आदमी से शादी कर लेती तो ये घर और सारी जायदाद उन लोगों के हाथ से चली जाती और ये दर-दर के भीख मांगने पड़ जाते। इसलिए इन लोगों ने मेरी शादी मेरे ही ससुर से करवा दिया ताकि मैं इस घर में रहूं और संदीप की प्रॉपर्टी भी इन लोगों के हाथ से न निकले, क्योंकि संदीप की असली पिता ने अपने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद संदीप के नाम कर रखी थी। मेरी सास ही मेरी सौतन बन गई थी। घर में पड़े पड़े अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। मैं हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। नौकरानी मुझे खाना देकर जाती तो मैं खा लिया करती थी, वरना मेरी भूख प्यास तो कब की मर चुकी थी। एक दिन जब नीचे किसी काम से गई, घर के गेट पर वकील साहब को जाते हुए देखा। मैं अपने पास नौकरानी को बुलाया और उससे पूछा कि वकील साहब यहाँ क्या करने आती हैं, तो कहने लगे, बड़े साहब की वसीयत के बारे में बताने आए थे। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ दिनों बाद मेरा पति मेरे कमरे में आया और ऑफिस के कुछ पेपर पर साइन
करवाने को कहने लगा। अब वह रोज़ कोई ना कोई पेपर या चेक मेरे पास लेकर आता और मुझसे कहता कि इस पर साइन करो, और मुझे धमकी देता कि अगर मैं इन पेपर्स पर साइन न किया तो वह मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मुझे मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। अगर कभी मैं पेपर पर साइन करने से मना कर देती तो वह मुझे धमकाता था। अगर मैं उसकी बात न मानती तो वह मेरे कमरे में आकर रहने लगेगा। मैं किसी भी हालत में यह नहीं चाहती थी कि वह मेरे कमरे में आकर मेरे साथ रहने लगे, क्योंकि मुझे उससे नफ़रत होने लगी थी। एक दिन जब मैं किचन में गई, मैंने उन दोनों पति पत्नी की बात सुन ली। मेरा पति कह रहा था कि संदीप अगर कुछ समय और ज़िंदा रहता तो हम उससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते थे, परंतु जल्द ही मर गया बेचारा। मैं समझ गई कि यह लोग जो कुछ भी कर रहे थे जायदाद के लिए कर रहे थे। वकील भी अब अक्सर हमारे घर पर आता जाता रहता है। मैं उनसे काफ़ी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास मेरे सास ससुर मुझे उससे बात करने नहीं देते थे। मैं जानना चाहती थी कि संदीप ने मेरे साथ मेरे नाम पर क्या क्या कर रखा है, जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे साथ यह सब कुछ करना पड़ेगा। आगे इन लोगों ने मुझे ऐसा क्या चाहिए। अब मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी और जैसे भी हो इन सब से निकलना चाहती थी। एक रात जब मैं खाना खाया तो खाना खाते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरी नौकरानी जो मेरे पास खाना लेकर आती, उसे मुझे चुपके से बता दिया कि मेरे सास मेरे खाने में कुछ मिलाया है, जिससे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं पाऊँगी। यह लोग इतने जालिम थे कि घर की प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मैंने सोचा क्यों न मैं अपने पति से बात करूं, जो कुछ भी मुझसे लेना चाहता है ले ले और बदले में मुझे छोड़ दे। यह सोचकर मैं नीचे अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी। मैं उनके कमरे के दरवाज़ा खटखटाने वाली ही थी कि मुझे अंदर से आवाज़ आई। मेरा पति अपनी बीवी से कह रहा था कि
आइंदा तुम यह बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। अगर किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। और रूपाली को तो यह बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। मैं सोचने लगी कि अब यह लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ये दोनों हमेशा ही छुप छुप कर बात करते थे। मुझे इनकी बातों से कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इन दोनों का राज क्या है। मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इन दोनों का राज पता चल जाए। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों न मैं अपने पति को अपना दीवाना बना लूं। अगर वह मेरे काबू में आ जाएगा तो मैं उससे सब कुछ उगलवा लूँगी। एक रात मैं तैयार होकर नीचे अपने पति के कमरे में गई। उसके कमरे में जाकर मैंने कहा, तुम भूल रहे हो कि मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा भी तुम पर हक बनता है, तो मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। मेरी यह बात सुनकर तो मेरी सास के चेहरे के रंग उड़ गए। मैंने अपने पति का हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाया और कहने लगी, इस बूढ़ी औरत की जान छोड़ो, अब तुम मेरे साथ रहना। यह सुनकर मेरा पति खुश हो गया, क्योंकि 80 साल का बूढ़ा था, पर मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की, भला ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। खुशी खुशी उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गया। मैं उसे अपने कमरे में लाकर बोली कि तुम अपनी पहली बीवी को इस घर से निकाल दो, तभी मैं तुम हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँगी। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उस बूढ़ी को इस घर से निकाल दूँगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब मैं रोज़ बन संवर कर उसके सामने जाती, उसका ध्यान रखने की और अपने हाथ से उसे खाना देती। कुछ ही दिन में वह मेरा दीवाना बन गया। अब वह मेरी खातिर कुछ भी करने को तैयार था। यह सब देखकर उसकी बीवी का बस नहीं चलता था कि वह मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो उसका पति मेरा दीवाना हो गया था। वह उसकी तरफ देखा भी नहीं करता। वह जब भी बाहर से
घर आता सीधा मेरे पास ही आता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मुझे संदीप की याद सताती है। हम कहीं और चलकर रहते हैं जहाँ सिर्फ मैं और आप हों और उसके अलावा और कोई ना हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ, कहने लगा कि ठीक है, जैसे तुम कहो। मैं चाहती थी कि वह यह बात सुनकर उसकी पत्नी जल भून गई। मैंने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह सब कुछ उगल दे और मेरे प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। एक दिन वह खूब ज़ोर ज़ोर से अपने पति के ऊपर चीखने लगी और कहने लगी कि तुम अपनी रूपाली को तलाक दे दो। मेरे पति ने कहा, हल्के बोल लो, कोई सुन लेगा। हम मंजिल के इतने करीब आकर अब पीछे नहीं हो सकते और ये सारा प्लान तो तुम्हारा ही था। अब तुम मुझसे कैसे पीछे हटने को कह सकती हो। मैं उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम उसे लड़की से तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम जानते हो क्या होगा। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना। और उनका खेला हुआ खेल उल्टा ही पड़ गया था। वह लोग अपनी जाल में खुद ही फंस गए, लेकिन मैं परेशान थी। उसने अपनी बीवी की धमकी में आकर मुझे छोड़ दिया तो मुझे उन लोगों का राज कभी पता नहीं चलेगा। और मैं हर सूरत में उसका राज जानना चाहती थी। अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैं सोचा कि अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा जिससे मैं यह राज जान सकूं। रात को जब मेरे पति मेरे कमरे में आया तो मैंने उससे जूस में नशीली दवा मिला दी ताकि वह नशे में सब कुछ बोल सके, और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद वक्त पूरी तरह से नशे में था। मैंने उनसे कहा कि मैं यह घर और सारा प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम मुझसे सब कुछ सच सच बता दो। वह अपने होश में नहीं था, इसलिए उसने मुझे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। कहने लगा कि संदीप मेरा भाई का बेटा था। मेरा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे यह देखकर अपने भाई से बहुत जलन होती थी। जब संदीप
1 साल का था तो मैं अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि संदीप के माता पिता के बाद उसकी जिम्मेदारी हमें ही मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता के देहांत के बाद हम दोनों उसकी परवरिश के लिए इस घर में आ गए, लेकिन हमारे नाम कुछ भी नहीं था। हम सिर्फ संदीप की और उसकी जगह की देखभाल कर सकते थे जब तक 18 साल का न हो जाए। उसके बाद सब कुछ उसके नाम पर ही हो जाएगा, और अगर इसी बीच उसको कुछ हो गया जाता तो सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। जब वह बड़ा होकर गया तो उसने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और उसने इस बिजनेस को आसमान पर पहुंचा दिया। फिर एक दिन वह कहने लगा कि वह लड़की किसी से पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तब हमने उससे बताया कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है, वह मेरा भाई का बेटा है और हम अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवाना चाहती थी। हमने सोचा था कि अगर उसकी शादी हमारी बेटी के साथ हो जाती, जिससे सारी ज़मीन जायदाद हमारे पास ही रहेगी, लेकिन उसने हमारी बेटी से शादी करने से मना कर दिया और कहने लगा, मैं उस हमेशा अपनी बहन समझूंगा और आप लोगों को अपने माता पिता ने उसकी शादी नहीं कर सकता। यह हम मनाने को कोशिश करने लगा ताकि हम उसकी शादी तुम्हारे साथ करने पर राज़ी हो जाएं। हम नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने सोचा कहीं वह भाग कर तुमसे शादी न कर ले, ऐसे तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हमने उसकी शादी तुमसे करवा दी। लेकिन वह तो शादी होते ही तुम पर अपनी दौलत बरसाने लगा। वह रोज़ रोज़ तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देता। उसने यह घर भी तुम्हारे नाम कर दिया था। जब भी कोई प्रॉपर्टी लेता तो तुम्हारे नाम पर ही लेता। हमें बहुत गुस्सा आता, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। फिर हमने सोचा कि क्यों न हम संदीप को जान से मार दूं, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं मार सकते थे। इसलिए हमने उसे के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाना शुरू किया। जब भी वह रोज़ खाना खाता तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे जहर उसके पेट में जा रहा था। इसी वजह से उसे अकेला ही डॉक्टर के
पास ले कर जाता। डॉक्टर की रिपोर्ट में सब कुछ साफ साफ आ गया था, लेकिन मैं डॉक्टर को पैसे देकर वह रिपोर्ट बदलवा ली। संदीप को बताया कि उसे ब्लड कैंसर है। यह सुनकर उसने हमसे कहा कि यह बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हें बहुत अफसोस होगा। और हमने ऐसा ही किया। उसके बाद मेरी पत्नी भी धीरे धीरे उसे अपनी बातों में लेना शुरू किया कि तुम्हारे मरने के बाद रूपाली की शादी मैं अपने पति से करवा दूंगी। पहले तो उसने मना कर दिया। मेरे पति ने उससे कहा कि अगर रूपाली की शादी कहीं और होती, पता नहीं वह लोग कैसे होंगे। रूपाली का ख्याल रखेंगे भी या नहीं। अगर उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो इस घर में रहेगी, नहीं अगर तुम उसकी शादी के लिए मान जाते हो तो इस घर में रहेगी और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन संदीप मानने को तैयार नहीं था। लेकिन मेरी पत्नी ने उससे ऊपर इतना जोर डाली कि वह आखिर में मान गया। वह अपने घर हो खो गया। नींद आ जाए तो तुम्हारा नाम कर दूंगा। अपने बिजनेस भी तुम्हारे नाम कर दिया ताकि उसके मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी न हो। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसके बाद हम वो करना पड़ा जो हम कुछ दिन बाद करने वाले थे। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उनको पकते हुए कहा, तुमने मेरे संदीप को क्या किया? उसने नशे में बताया कि हमें उसे खाने में ज़्यादा जहर मिला दिया, जिससे वह उसी दिन मर गया। और उसके मरने के बाद मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ करवा दी ताकि हम तुमसे सब कुछ ज़मीन जायदाद और बिजनेस छीन सके। अब हम तुम्हारे खाने में भी जहर मिलाने लगे। तुम्हारे मरने के बाद यह सब कुछ हमारा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं उसे बूढ़ी औरत को इस घर से निकाल दूंगा। मैं उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन मैं पुलिस से उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस हमारे घर आई, इन दोनों को गिरफ्तार कर ले गई। अदालत में उन दोनों की पेशी हुई। मैंने सारे सबूत दिखा दिया। सारे सबूत देखते ही जज साहब ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब वह दोनों अपनी बाकी बची
कुची जिंदगी जेल में ही गुजारेंगे। मैं संदीप के नाम से हॉस्पिटल खुलवाया। इसमें गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है। अब मैं दूसरी शादी नहीं की क्योंकि लोगों से मेरा भरोसा ही उठ चुका था। काश लोगों ने संदीप के साथ कुछ नहीं किया होता। संदीप तो उनसे अपने सगे माता पिता से भी ज़्यादा मोहब्बत करता था। अगर वह एक बार बता देते कि उसकी ज़मीन जायदाद संदीप खुशी खुशी उसके नाम कर देता, लेकिन उन लोगों ने अपने लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। ऐसा करते हुए उनके हाथ पैर नहीं कांपे, पर लोग तो कुछ समय जानवरों के साथ बिता देते हैं तो उनके भी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन संदीप तो उनका सगा भतीजा था, उनका खून था, फिर भी उन्हें पर तरस नहीं आया। इन लोगों के लिए हमेशा मेरे दिल से बद्दुआ ही निकलती है, जिन्होंने जवानी में ही मेरे पति को छीन लिया। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।